परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने फिर अपना झोला, अपना बिस्तर वगैरह उठा के फिर वापस तो धैर्य जो हमें एक बहुत सरल रूप में पहाड़ हमें दे रहा है। अगर जैसे ही मैं गांव गया, उदाहरण के तौर पे ये है कि मैं दिल्ली में, और आज मुझे लग रहा है ये आंकड़ा हमारा 100 पे छूने वाला है कि इतने बच्चों को कर चुके हैं हम इन 9-10 सालों में ऐसा। लेकिन मुझे ये लगा था कि जो पहले ही ऐसा कुछ भाव रखते हैं तो फिर असंभव, तो बाद में असंभव हो जाता है। हाँ, ये भी एक, तो इस वजह से ये भी बिल्कुल मतलब उसका लिए हमें ये लगता है कि भविष्य में वो कहीं ना कहीं एक बड़े उसमें जाएगी। प्रभाव तो पड़ता ही है। हाँ, नॉर्थ अमेरिका और SIF सेव इंडियन फार्मर्स, ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, वो हमारे बच्चों को वो देते हैं, टिप देते हैं एजुकेशन के। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज खास मेहमान हैं हमारी स्टूडियो में। हर बार हम किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज जो व्यक्ति हैं वो देश के नामचीन मीडिया हाउस में काम करते थे और वापस आए गांव और अपनी खेती बाड़ी किसानी जितने भी हमारे जो इंटीग्रेटेड जीने के साधन हैं उसको वापस किया और लोगों को ये बताया कि घर वापसी का मतलब क्या होता है। बहुत बहुत स्वागत सुधीर सुंद्रियाल जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद पंचोली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमें इस बात की खुशी है कि जब हम पलायन की बात करते हैं तो उसके साथ आजकल हमें लोग सरकारों से लेकर के गैर सरकारों तमाम उत्तराखंड के लोग रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं। लोग घर वापस आते हैं लेकिन बहुत सारे सपोर्ट उनको नहीं मिलता और वापस चले जाते हैं फिर अपने काम में, घर छोड़ करके दूर शहर में, और वापस आना बड़ा मुश्किल होता है। और आपने एक सीख दी है और एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि घर वापस आ करके भी हम यहाँ बैठ करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं जी, है ना? जी। तो ऐसा कौन सी जड़ी आपको अपने गांव में मिली कि जो आप यहीं के हो गए? सर्वप्रथम धन्यवाद पंचोली जी, आज आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने मन की बात लोगों तक शेयर कर सकूं। मुझे लगता है जब भी हम कोई भी आदमी रिवर्स माइग्रेशन की सोचता है तो उसे वो सारी स्थितियों का उसे कम से कम आंकलन करना चाहिए जो पहाड़ों में हैं, परिस्थितियां हैं, तो उनका थोड़ा सा अगर आंकलन करे और तब अपना कोई कदम उठाए। और कदम उठाने से पहले कम से कम 10 बार ये सोचे कि जो कदम उठाया जा रहा है वो मेरा आखिरी कदम हो, ये नहीं कि डाउन वाली स्थिति ना हो। रिवर्स माइग्रेशन सफल हो सकता है अगर हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन जहाँ तक जब हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते, मानसिक रूप से हम दृढ़ नहीं होते, तो कई लोगों को देखा है कि थोड़ी सी अगर जब रिवर्स माइग्रेशन किया और थोड़ा सा उन्हें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने फिर अपना झोला, अपना बिस्तर वगैरह उठा के फिर वापस। तो धैर्य चाहिए, दिमाग, मानसिक दृढ़ता चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाता है, कैरी सब कुछ हूँ। अच्छा, लेकिन धैर्य चाहिए आपने कहा, और ये बहुत बड़ी बात है कि पेशेंस नहीं है तो शायद मुझे लगता है। पर ऐसा कोई घटना घटी कि मतलब आप देश के नामचीन मीडिया हाउस के व्यक्ति, बड़ा पैकेज और क्या बोलेंगे आप, ऐसे शहर में, देश की राजधानी जहाँ, और वहाँ से वापसी आना तो बहुत मुश्किल होता है। 100 में से एक ही लोग आते हैं, वो सुधीर सुंद्रियाल जी आए वापस। 100 में से एक हम जब मानते हैं तो सुधीर सुंद्रियाल उनमें पहले नंबर पर उनका नाम है। तो कोई घटना है तो हमारे दर्शक आपसे सीखना चाहते हैं, वो किस्सा तो आप सुना दीजिए। एकाएक तो कोई घटना घटी नहीं कि जो ऐसा हो कि कोई किस्सा हो। जी। पर ये था कि मन में हमेशा सदैव से ये भाव रहा है कि अगर कभी मौका मिलेगा तो घर जरूर जाऊंगा। और मुझे ये लगता था कि हमारे पहाड़ जो हैं प्राकृतिक संसाधनों में बहुत संपन्न हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाए, उनको किस ढंग से नियोजित करके उन्हें अपने आय के संसाधनों में बदलें, हम ये नहीं सोच पाए, न कर पाए। और एक चीज़ मुझे ये लगता है कि जैसे शुद्ध हवा पानी है, अक्सर आजकल जो कहते हैं कि भाई पलायन हो रहा है रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हैरान होता हूँ मैं कि हमारा पहाड़ जो सुंदर हवा पानी, शुद्ध हवा पानी और जैविक भोजन के साथ है ना, जैविक भोज्य पदार्थों के साथ है, वो उसकी हम महत्ता नहीं समझ रहे हैं। वो हमें निरोग कर रहा है। हम स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं दिल्ली, लेकिन जो हमें जो हमारी निरोगशाला है, जो आरोग्यशाला है, उसे छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इलाज से ज़्यादा अच्छा है कि बचाओ। तो पहाड़ हमारा बचाव है।
और यहाँ मैदानी क्षेत्र हमारा इलाज है। तो एक तो हम इस चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाते, दूसरा हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते जो हमें एक बहुत सरल रूप में पहाड़ में दे रहा है। अगर जैसे ही मैं गांव गया, उदाहरण के तौर पे एक ये है कि मैं दिल्ली में 12-15 हज़ार रुपये मेरा किराया और वो सामान्य वो ये खर्चा होता था। जैसे ही गाँव आया वो सारा खर्चे बंद। मैंने एक गाय रखी, वो गाय से जो है दूध का खर्चा भी बंद हुआ और उस गोबर से मुझे ऑर्गेनिक खाद मिलने लग गई। मतलब वो है ना, साग सब्जी, मतलब सैकड़ों मेरे ऐसे खर्चे से तो एकदम सीमित हो गए। आज अगर हमें कुछ खाना पीना होगा कभी तो स्वाद चेंज करने के लिए, नहीं तो घर से ही दाल से लेके साग सब्जी से लेके मसाले से लेके हर चीज़, फल कोई ऐसा फल नहीं है जो मेरे घर पे ना होता हो। तो ये सारा मतलब ये सारे खर्चे बंद हो गए। नहीं तो सुबह सुबह थैला या शाम को थैला उठा के और वो फिर जहरी खा रहे थे, वो जो है वो रहता होगा नहीं खा रहे थे, वो हम डॉक्टर के लिए कहीं ना कहीं वो अगर हम कुछ भी गलत या केमिकल वाला अपने शरीर में डाल रहे हैं तो आप ये समझिए कि डॉक्टर के लिए हम कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जो कुछ समय बाद उसके पास जाना ही जाना है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें थी। तो आप कह रहे कि कोई मौका ढूंढ रहे थे, कौन सा मौका मिला कि आप आ गए? अब कुछ ये था कि थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करना पड़ा कि हमारा जो है मिसेज का जो है कुछ इशू था, जो इलाज वगैरह हो रहे थे। तो जब ये हुआ कि भाई आप सरोगेट मदर की तरफ देखो, तो फिर हम दोनों ने ये डिसीजन लिया कि इन्हें ज़्यादा नहीं लेना है, हमारे पास मौका है कि हम जाएं और हमारे क्षेत्र में जो भी बच्चा उसका होगा आर्थिक तंगी में होगा और या निराश्रित होगा, हम उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ हमने दिमाग से उतारी। तो मैं आसान भी था कि ये सब उतार मतलब हटा के कर भी सकते हैं इसको। हाँ, और इसको कर भी सकते थे। तो हम ये सोच के आगे, बीच में ये दबाव था रिश्तेदारी से लेके कई लोगों का कि बच्चा गोद लिया जाए, है ना। तो फिर हमें ये लगा कि अगर हमने किसी बच्चे को गोद लिया तो हमारा खूंटा बन जाएगा, चारों मतलब ज़िंदगी चारों तरफ उसी के घूमती रहेगी। अगर पहाड़ में पढ़ाएंगे तो लोगों के ताने ये हो गया होता कि भाई अपना होता तो पहाड़ में नहीं पढ़ाते, अच्छी स्कूलों में पढ़ाते। अच्छी स्कूलों में पढ़ाते तो फिर हम पहाड़ में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। तो हमने कहा ये चीज़ छोड़ दो, कोई नहीं, अपना खूंटा नहीं बनाना है, ज़िंदगी बिंदास तरीके से जिएंगे और अपने नज़र के आगे अपने सामने जो भी बच्चा में आर्थिक तंगी में दिखेगा, जो भी बच्चा में कुछ ऐसा दिखेगा कुछ गाइडेंस की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, उस पर जुट जाएंगे। और आज मुझे लग रहा है ये आंकड़ा हमारा 100 पे छूने वाला है कि इतने बच्चों को कर चुके हैं हम इन 9-10 सालों में। ये भले ही सुधीर सुंदरयाल व्यक्तिगत तौर पे नहीं कर रहा, लेकिन जब ये मुहिम चलाई तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग ऐसे जुड़े। 100 बच्चों को आप ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो निराश पढ़ा चुके हैं, गाइडेंस कर चुके हैं, मतलब जो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। कई भी कारणों से, कई कारण हो सकते, पहाड़ के जो कारण होते हैं, अगर स्कूल नहीं जा पाते हैं, किराए नहीं जाने के लिए, किताब के लिए पैसा नहीं है, अगर सब कुछ है तो फिर स्कूल नहीं है, और इसके बावजूद भी और कुछ है तो फिर कोई दिशा देने वाला नहीं है। ये पहाड़ की बड़ी समस्याएं हैं। तो कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि आप वैसे दिमाग में आ गए कि वो वापस आ गए? ना, वैसे एकदम से ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक भाव था निरंतर, पहले से था कि एक बार था कि ये करना है। मतलब आप ये देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब शादी से पहले लोगों की और शर्तें होती हैं, तो मेरी एक ही शर्त थी कि भाई एक तो अपनी होने वाली मतलब जो पत्नी हो उसको कि एक तो गढ़वाली में बोलना है। अच्छा, वो आप बोलते हैं? वो मैं बोलता हूँ। मतलब अगर गढ़वाली अपनी भाषा हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेंगे? मोदी जी जब श्रीनगर में आएंगे 1-2 शब्द ही तो बोल पाएंगे। ये तो हमें ही बढ़ाना है, हमें ही बोलना है। बिल्कुल। तो कोशिश वही रहती है कि एक हो, और उसने गढ़वाली एकदम से सीख भी दी। और दूसरा यही, वो गढ़वाली जो आपकी पत्नी? नहीं है गढ़वाली है। अच्छा। लेकिन वो कोरदार में ही पली बड़ी, तो उनके जो बोलने का वो लहजा सब हिंदी में ही था, और वही एक वो बना हुआ था उनका टोन। तो पर वो कहा मैंने कि शर्त ये कि भाई माँ से तो कभी हिंदी में बात नहीं करनी है, पहली बात ये थी। अच्छा। हाँ, और दूसरा ये था कि मैं गढ़वाल जाना ही जाना है। अच्छा, ये पहले ही बोल दिया था? ये पहले ही था। अच्छा। ये वहाँ का निश्चित नहीं है कि कब तक रहेंगे, लेकिन जाना है। और जैसे भी रहेंगे एक दोस्ताना रूप में, जैसा मैं रहूँगा वैसा तुम रहोगे, है ना, इस तरह से रहना है। क्या बात। हो सकता है आने वाली उसमें दिनों में हमें हल लगाना पड़े, लेकिन स्वाभिमान से खाएंगे, मांग के नहीं खाएंगे, पर अपना वो करेंगे, पहाड़ जाना ही जाना। ये पहले से था, बल्कि एक जगह केवल इस वजह से हमारी शादी छूटी कि ये शर्त थी, और लड़की की तरफ से ये हो गया था कि उन्हें पहाड़ में एलर्जी होती है। तो फिर मैंने कहा ये पहले ही एलर्जी हो रही है तो फिर बाद में तो वहाँ नहीं हुई बनी
शादी बात। वहाँ मना कर दिया। क्या बात है। तो उस लड़की डर गई फिर कि नहीं मुझे तो पहाड़ में नहीं रहना है। हाँ, उन्होंने ये कहा था कि एलर्जी होती है पहाड़ में जाके ना, लड़की कुछ को? लोगों पे पता नहीं शायद होता है दाने दूने कुछ। तो कहाँ की थी वो, कोटद्वार की? अब ये ज़्यादा दिल्ली लगेगा, नहीं देहरादून नहीं, हाँ, पर देहरादून, हम शहर के लोगों को होती है। शहरी लोगों को होता है कुछ ऐसा। हाँ। लेकिन मुझे ये लगा था कि जो पहले ही ऐसा कुछ भाव रखते हैं तो फिर वो तो बाद में असंभव हो जाता हाँ, ये भी एक, है ना? तो इस वजह से ये भी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो ये सोचा। ये तय था, तो तय था, है ना। तय था। तो आप दोनों जने मिल करके वहाँ बढ़िया कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, हमने दिल्ली में ही सोच लिया था जी। कि जाएंगे, और ये नाम भलू लगत फील गुड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा, ये नाम भी वहीं रख दिया था। और अच्छा। इसके पीछे भी एक कारण ये था कि हमें लगता था कि भले लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। अगर आप ढूंढने चले जाओ तो आपको भले ही लोग मिले, मतलब जिस भाव के आप होंगे उस तरह के लोग आपको काफ़ी मिल जाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में बहुत लोग ऐसे मिलते थे जिनका ये शब्द होता था कि काश अगर मेरे पास ये होता तो मैं पहाड़ चला जाता, या आय का साधन होता तो मैं पहाड़ चला जाता, पहाड़ में रहता, शुद्ध हवा पानी में। हाँ, ये शब्द हर एक का था ये। या मैं ये चाहता हूँ कि इतने पेड़ लगाता, अपना बगीचा बनाता, काश सब जोड़ देते थे कि अपने गढ़वाल में रहता। अच्छा। तो उन लोगों को मैंने एक मैसेज दिया कि काश शब्द हटाओ, हट गया। आप भले भले लोग भलू लगत चैरिटेबल ट्रस्ट में जुड़ो। और आपके जो भाव हैं उन्हें जमीन में उतारने का काम मैं करता हूँ, आप जुड़े। और सौभाग्यवश ऐसे हजारों लोग जुड़े जो कहीं ना कहीं भलू लगत फील गुड के जो भी कार्य हैं जन सहभागिता से, हर कार्य जो है उन लोगों के सहयोग से संपन्न हो जाता है। अच्छा, आपने फील गुड जो ट्रस्ट है आप लोगों ने जो बनाया, आप बहुत लोगों ने बनाया, उसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका कि बंजर भूमि को आबाद करना है। वो कैसे करते हैं जी? और अगर कहें कि या तो वो एग्जाम्पल के थ्रू हमारे दर्शक भी सीखना चाहेंगे। हुआ ये कि मुझे बड़ा दुख होता है कि ये सरकार आज तक ये नहीं समझ पाई जो खेत हमारे आय के साधन होते हैं, जो उत्तराखंड की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान उत्पादन से देते हैं। सरकार उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। वो खेत जो बेरोजगारी को हटा करके रोजगार देते हैं, जो पलायन को रोकते हैं, और जो शुद्ध हवा पानी देते हैं, जल का सबसे ज़्यादा संरक्षण करते हैं आबाद खेत। हाँ। सरकार उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारी तरफ बहुत तेज़ी से खेत बंजर हो रहे हैं। तो इन बंजर खेत को आबाद करने का एक मिशन हम लोगों ने शुरू किया कि खेत जो है आय का साधन हो, उत्पादकता का साधन हो, जल संचय का साधन हो। तो हमारा ये प्रयास अकेले ये मैं नहीं कर सकता था, काफ़ी लोग साथ में जुड़े और इसमें 2 संस्थाएं मेरे साथ आई। अच्छा। जिन्होंने जो है हमारी इस मुहिम पे ये कहा कि चलो जी आप इस क्षेत्र में काम करो, हम आपको सहयोग करते हैं। तो खेती बाड़ी विशेषकर अन्न या साग सब्जी उत्पादन बंजर खेतों में थोड़ा मुश्किल होता, तो हमने फिर बागवानी पे जोर दिया। और अच्छा। आज उन लोगों के अब तक 10,000 से ज़्यादा फलदार पेड़ जगह जगह किसानों को दे चुके हैं। तो मैंने भी लगाए, तो बंजर खेत तो उन्होंने अपने खेत बंजर खेतों में लगाए लोगों ने। उन लोगों ने भी अपने बंजर खेत आबाद करके यानी कि 10,000 फलदार पेड़ दिए हैं जो आज फल दे रहे हैं। क्या मतलब जगह जगह कई किसानों के हैं, है ना। और मैंने भी एक जगह में 80 नाली का चेक, अच्छा, है ना, वो बंजर खेतों को आबाद करके घेर बांट करके पानी का टैंक वगैरह बना करके वो आबाद कर दिया। वहाँ पे 400 फलदार पेड़ हैं और बाकी हम दलहन पे वहाँ पे काम करते हैं ज़्यादातर। तो 400 फलदार पेड़ हैं और दलहन पे काम करते हैं। अब फिर अपने घर के आसपास हमारे पूर्वजों के जितने भी खेत थे जिनको मैंने कभी बचपन में देखा था आबाद होते हुए, फिर उन सबको आबाद किया और उन सब में फलदार पेड़। ऐसे कितनी नाली जमीन होगी जिसको आप मुझे लग रहा है कि घर के आसपास भी जो हमारी टोटल अगर काउंट किया जाएगा तो 50-60 नाली से ज़्यादा वहाँ पे है जो हमने जिनमें अपने सराउंडिंग में जिनमें लगभग उनमें भी 400 के आसपास फलदार पेड़ लगाए हैं। और फिर 80 नाली का वो चेक है, उसमें भी उसका नाम रखा है उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र। चारों तरफ बंजर है, उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र। क्या बात है। हमने समन्वित इसलिए रखना है कि किसी को अगर हमारा दाल का मॉडल पसंद आए तो कहीं पे दाल पैदा करें, कि उसे अलग अलग किस्म के फलदार पेड़ लगाए हैं, एप्पल पेड़ लगाया है, बड़ी इलायची लगाई है, कीवी लगा रखे हैं। ये तो जिसे जो पसंद आ रहा है और देख रहा है कि अगर यहाँ पे सफल हो रहा है तो आसपास के लोग उसका उदाहरण लेते हुए और उस काम को करें। और बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं उन्होंने भी बंजर खेतों में तो बीज देने से लेके फलदार पेड़ों से लेके बड़ी इलायची से लेके ये करते रहे। तो ऐसे कितने परिवार जुड़े होंगे आपके साथ फील गुड ट्रस्ट के साथ, या जो जब आप आए तब से अब तक कितने परिवार जुड़े और उनको क्या बेनिफिट मिला? अगर आप एक अमाउंट में हम जोड़े हैं तो एक साल में जैसे आपका एक साल का टर्नओवर कितना होगा?
पंचोली जी, यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारा ज़्यादातर काम बागवानी पे है। हाँ। और बागवानी एक ऊन नहीं देता है, मतलब हाँ, उसके लिए हमें 3-4 साल का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। तो उदाहरण के तौर पे हमारे एक मित्र हैं शैलेश पोखरियाल ग्यूलाड में। अच्छा। उनको लगभग 300 फलदार पेड़ दिए थे। अच्छा। पेड़ कुछ और भी थे तो कुछ सफल हुए, पर लेकिन उनके लगभग 250-300 फलदार पेड़ सफल हुए। अच्छा। लेकिन उन्होंने फल देने में 4-4.5 साल लगा दिए। कितना लगता है? हाँ। तो वो एक बार थोड़ा सा बेचैन से हो गए थे कि कोई फलदार पेड़ मेरे यहाँ फल देना शुरू कर दिया था और उनका नहीं, तो उन्हें कुछ डाउट हो रहा था। तो एक बार उनका यहाँ तक विचार बना था कि इनको हम काट दें। तो मैंने रोका, मैंने कहा रुक जाओ थोड़ा सा। आज की डेट में पिछले साल ही जो है, मतलब ये जो अभी ये उन्होंने 2.5 क्विंटल से ज़्यादा कागजी नींबू बेचे उन पेड़ों से हैं। 2.5 क्विंटल से ज़्यादा। अच्छा। तो ये है कि ये धीरे धीरे चलने वाला वो है, एक प्रोसीजर है और हो रहा है। पेड़ जितना बड़ा होता रहेगा उतना ज़्यादा फल देता रहेगा। और संभावना ये, मतलब कामना यह है कि जितनों को भी दिए हैं, है ना, क्योंकि फलदार पेड़ है और लोगों ने अपने खेत में लगाए हैं, तो उसकी परवरिश में उस सोच लोग इस पे रोजगार भी कमा रहे तो हैं। लोग जो है हाँ कुछ कमाने लग गए हैं, कुछ धीरे धीरे कमाएंगे। लेकिन मेरा मकसद था कि एक चेतना जगे कि खेत आय का साधन बने, खेत जल संचय का साधन बने, फलदार पेड़। तो आपका पूरा हो रहा है क्या दोनों जनों का? हाँ जी, आपका पूरा हो रहा है? हाँ, इसमें ये है हाँ, जो दोनों लोग हैं आज के, मतलब सौभाग्य से हम दो ही नहीं, हमारे पास भले 2 लोग हैं, लेकिन अगर औसत में देखा जाए तो 5-6 लोगों का औसत होता है महीने में। मतलब इतने लोगों का आना जाना खाना पीना सब होता रहता है। हाँ। और वो सब कुछ होता ही रहता है। थोड़ा सा अपनी जमा पूंजी लोगों ने मकान बनाए, तो EMI के चक्कर में मैं शुरू से ही, पहले से ही नहीं था, क्योंकि दिमाग में था कि घर जाना है, तो EMI में वहाँ बंधा नहीं, तो अपना जो छोटा सा ऊप था वो सब कुछ साथ में है। और बाकी खर्चे पानी तो कुछ है नहीं अपने ऐसे, तो सब कुछ वहीं से निकल रहा है। किस्मत से सब ठीक चल, मतलब वहीं से निकल रहा जो आपने खेती बाड़ी जो शुरू की है, शुरू किया है। अच्छा, एजुकेशन का आपने बताया कि आप एजुकेशन के लिए इस तरह से काम करते हैं कि 100 बच्चों को आपने अब तक जो है, हमारा वो बच्चे तो हैं जिनके लिए हम प्रत्यक्ष रूप से लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक गवानी गांव में जो है एक फील गुड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर करके एक सेंटर खोला है। उसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है और उसमें हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। हमारे यहाँ कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चे वहाँ भी आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ एक दिल्ली विश्वविद्यालय में एक क्लब है, किताब क्लब करके। अच्छा। जिनको स्पॉन्सर करते हैं ऊना उत्तरांचल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और SIF सेव इंडियन फार्मर्स, ये लोग स्पॉन्सर करते हैं। वो हमारे बच्चों को वो देते हैं, टिप देते हैं। अच्छा। एजुकेशन के कि किस तरह से पढ़ाई, रीडिंग स्पीड क्या हो, रीडिंग हैबिट क्या होती है, गेमिंग वगैरह कई चीज़ें सिखाते रहते हैं। और हम उन लोगों को पहाड़ी कल्चर सिखाते रहते हैं, तो आदान प्रदान होता रहता है। और ऐसे कैंप 10-10 दिनों के होते हैं, 10-10 बच्चे आते हैं और ये पिछले 4-5 साल लगातार आ चुके हैं वो बच्चे। अभी हमने एक बहुत बड़ी कोरियोग्राफी की क्लास की थी, संगीत क्लास चलते हैं। अब संगीत क्लास में भी ये है कि लोग खुद ही अपना सहयोग देने आ जाते हैं। अभी काफ़ी टाइम से जो है लता बंदूनी जी हैं और APJ स्कूल दिल्ली में वो पढ़ाती भी थी, तो हमारे यहाँ संगीत क्लास देने आई थी। क्या बात। तो हर समय कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हमारी एक्टिविटी इंटीग्रेट आपने ये सब जोड़ा है। ऐसे कितने परिवार जुड़े होंगे आपसे जब आप वापस आए? अभी लोग तो बिखरे हुए थे ना, ऐसा लग रहा है कि भले लोग तो फील गुड चैरिटेबल से एक कुनबा बन गया होगा वहाँ। हाँ, मुझे ये लगता है जो आदमी बाहर भी है वो कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ मतलब फील गुड के साथ जुड़ करके और यहाँ के लोगों के लिए सहयोग करते हैं। ऐसे हजारों लोग होंगे। अच्छा। जो बाहर भी, मुझे ये लगता है यहाँ कितने लोग जुड़ गए होंगे जिनके साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन है कि वो जैसे कोई पेड़ लगाएगा तुरंत सुधीर सुंदरियाल जी मैं फलाना पेड़ लगा रहा हूँ, वो आपको फ़ोन करेगा, सुधीर सुंदरियाल जी मैं अदरक बो रहा हूँ। तो ऐसी कितनी फैमिली होगी जो आपसे सलाह लेती है, आपसे आपके कामों से प्रभावित हुई है और अपना काम शुरू किया है? हाँ जी, काउंटिंग तो कभी हुई नहीं क्योंकि कई लोग मिलते हैं। आज कल भी जो है मुझे, बल्कि आज भी जो है रेस कोर्स में एक प्लानिंग कमीशन के हैं श्री HP नुयाल जी, उनके यहाँ भी जाना है। वो भी अपने गांव में कुछ करना चाह रहे हैं कि मतलब मुझे कहा गया है कि थोड़ा सा अपना जितना भी अनुभव है वो शेयर करें। अब यहाँ भी आप बता दीजिए कि, और तो आपने बता दिया, यहाँ बता दीजिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को आप
कैसे मतलब आपने जोड़ा कि हम हाँ जी। इसके कैसे कर मुझे ये लगता मुझे लगता है कि प्लास्टिक कभी बंद होगा ही नहीं। हाँ, मुझे भी ये लगता है कि जी, जी। बंद होना बहुत मुश्किल है। तो उसका हमारे पास उसके निस्तारण के लिए क्या है, तो हमने क्या किया कि बच्चों को हमने एक प्लान समझाया जी। कि आप अपनी स्कूल में, अपने जहाँ भी कर सकते हैं, अपने घरों में जी। जितना भी ये पॉलीथीन है, जी। घरों में क्या होता है, या तो जलता है, ये पानी में बहता है, या खेत में जाता है, और तीनों रूपों में ये बहुत ही नुकसानदायक होता है, पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ये था कि इस पॉलीथीन को हम खुले में न छोड़ें। अच्छा। प्लास्टिक की बोतलें भी आती हैं, कभी तेल से आती हैं, कई चीज़ों से वो बोतलें आती हैं, कोल्ड ड्रिंक से आती हैं। तो हमने कहा पॉलीथीन को जो है उस बोतल में बंद करो, अच्छा। और उसे जो है जितना टाइट हो सके भरो। भलो लगत फील गुड 2 लीटर की बोतल में आपको 5 से 8 रुपए तक भी दे देगा, है ना, और उससे कम में हम 3 रुपए देंगे। भरो, अपनी आय का साधन भी बनाओ, और हम इन बोतलों को बाद में या तो फुलवारी बनाएंगे, फुलवारी में मिट्टी में रोप के, वो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। ये कहीं पर हम जो हमारा ये वेस्ट मटेरियल हो रहा है उसकी हम दीवार बना देंगे, उसे तो है सीमेंट के मसाले में डाल के दीवार बना देंगे, कहीं पे चबूतरा बना देंगे, पर उसका यूज हो जाएगा कम से कम 300-400-500 साल तक जो है वो बाहर नहीं बिखरेगा, वो फैलेगा नहीं, वो एक जगह पे। तो मतलब जो प्लास्टिक है वो जैसे बोतल आती है वो सीमेंट डाल करके, हाँ, उसी में उसको डाल के टाइट रूप में भर के टाइट वो आपको बेचेंगे, ऐसा है? हाँ, जगह जगह हमने कहा है। जैसे अभी रिंगवाड़ी स्कूल में जो है उन्होंने वहाँ 2 बार हम लोग बच्चों को सहयोग कर चुके हैं कि जिसका वहाँ प्लास्टिक बैंक बना हुआ है, या अच्छा। जैसे टिहरी में जो है बाल पंचायत बजिंगा है, अच्छा। दीपक मेठानी, अतुल शाह, इन लोगों हाँ। ने वहाँ पे एक फिर बाल पंचायत बजिंगा उन्होंने प्लास्टिक बैंक बनाया। वहाँ पे एक मैनेजर है जो काउंट करता है कि हाँ भाई इतनी बोतलें इसकी आ गई, इतनी बोतलें इसकी आ गई, और उस बोतल के हिसाब से उन्हें पेमेंट किया जाता है। तो भलो लगे फील गुड वहाँ पे वाह, सहयोग। तो अच्छा हो गया, उनको पैसा मिल गया, तो लोग बिखरा भी होगा कहीं रास्ते में तो उसी में डाल देगा, उसमें भी डालते हैं। क्या बात है, ये अच्छा मैसेज है। और इसी के साथ आपने सब चीज़ों को जोड़ा ना, पूरा इंटीग्रेट जोड़ा आपकी, प्लास्टिक से भी हम कैसे बच सकते हैं, कोशिश करेंगे इसे बचा जाए। और खेत अगर आपने आबाद कर दिया उसके लिए पानी की भी सुविधा चाहिए, तो कैसे मतलब जल संरक्षण का कैसे, क्योंकि पहाड़ तो ऊंचाई पे है, पानी का स्रोत बहुत मुश्किल होता है। ये पहाड़ के साथ एक विडंबना है कि सबसे ज़्यादा पानी पैदा करने वाला पहाड़ है, और सबसे प्यासा जो है पहाड़ रहता है। बिल्कुल। तो उसकी संरचना, भौगोलिक संरचना ही कुछ ऐसी है कि एकदम से पहाड़ जो है, बारिश होती है, धीरे धीरे पूरा पहाड़ रिसते हुए कहीं ना कहीं वो स्टोर कर रहा है, और वो जो स्टोर नहीं कर पा रहा है वो पानी सीधे नदी बह जाता है, और वो सीधे बह जाता है ना, गंगा यमुना या बहा के ले जाता है, ब्रह्मपुत्र में चला जाता है, वहाँ चला जाता होगा, सागर में चला जाता। तो इस पानी को जो बह रहा है उसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ को पिलाया जाए, ताकि जहाँ से वो स्रोत आ रहा है पानी का वो 12 मास हो जाए। अगर 2 महीने आ रहा है तो 6 महीने हो जाए, 6 महीने आ रहा है तो 12 मास आ जाए, तो तब हमारी प्यास बुझ सकती है। आज की डेट में तो हमारे पास ऐसी टेक्निक है हाइड्रो पंप वाली कि जो नीचे का पानी फिर ऊपर हम ला सकते हैं, और बहुत जगह अब ऐसा होना शुरू हो गया। लेकिन वो तब लाएंगे जब जल स्रोत 12 मास रहेगा। या निर्मल, हमारी गंगा निर्मल तभी हो पाएगी जब हमारी नदियाँ सदाबहार होंगी, और सदाबहार तभी होंगी जब स्रोत सदाबहार होंगे। तो इसके लिए हमने जगह जगह ये प्रयास किए कि हम बड़े बड़े जलाशय बनाएंगे, और उस जलाशय को तब तक जलाशय में जल संरक्षण की जो हमारी सोच है वो बेमानी हो जाती है जब तक हम उसमें जल एकत्रीकरण की नालियाँ नहीं बनाएंगे। हाँ। आज की डेट में सरकारी जितने भी प्रोजेक्ट हैं देख लीजिएगा, कहीं पे भी या मनरेगा के तहत जो बन रहे हैं बड़े बड़े जलाशय, उनमें कहीं इस तरह से कैचमेंट एरिया वो निर्धारित नहीं करते हैं। वो सीमेंट का बनाना है उन्हें लगता है कि पानी की बूंदों से वो भरेगा। कोई ऐसा देखने वाला नहीं कि पानी की बूंदों से कितना भरेगा। तो हमने जहाँ पे भी बनाया है पहले हमने एरिया देखा है, उसका कैचमेंट एरिया देखा है, देखा है, फिर वहाँ पे हमने जलाशय बनाया, और फिर उन कैचमेंट एरिया से जल एकत्रीकरण नालियाँ बनाई ताकि वो उसमें चली जाए, और वो भर के, जरूरी नहीं कि पानी उसमें ज़्यादा दिन तक दिखे, लेकिन ये तो जरूरी हो जाता है कि वो पानी जो वहाँ पे गया है तो कहीं ना कहीं अंदर जो हमारा वाटर ग्राउंड स्टोर है वाटर का, उसे उसने बढ़ाया होगा। बिल्कुल। और ये कई बढ़ाया कई जगह, और ये कई उदाहरण हमें मिले। कितने वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बना दिए होंगे अब तक? हमने बड़े बड़े तो लगभग 20 के आसपास बने हैं हमारे। लेकिन हमने बच्चों से भी फिर कंपटीशन छोटे तब छोटे बच्चों ने जगह जगह अपने अपने बनाए। कई जगह तो हमने उनको उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई गिनती नहीं। जी हाँ जी, वो बहुत तो स्कूल के बच्चों ने, जैसे हमारे साथ बजिंगा में जुड़े वहाँ लोगों ने, बच्चों ने बहुत किया, उत्तरकाशी में किया, कांड की तरफ किया, बीरोंखाल ब्लॉक में किया, ऐसे कई लोगों ने, तब एक मुहिम बन गई थी जल एकत्रीकरण की। अच्छा, तो ये पर्यटन को कैसे जोड़ रहे हैं आप उसके साथ? अब ये देखिए कि
क्योंकि लास्ट में पर्यटक तो एक रोजगार का जरिया, बड़ा महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ा इस क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। जितने भी हमारे मेहमान लोग आते हैं जी। प्रयास यही होता है गांव में ठहराया जाए, है ना। गंवानी में कई बार दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चों को भी जब लाया गया तो गांव में हम ठहराते थे उन्हें, और गांव में कल्चरल कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे वो भी करवाते थे। उन्हें गढ़वाली वगैरह सिखाना, ये सब कुछ होता था ताकि उनका जुड़ाव हो। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का बच्चा आ रहा है तो उस क्लास का, उस स्कूल का बच्चा आ रहा है जहाँ सपना होता है, माना मिरांडा हाउस में है या लेडी श्रीराम कॉलेज की कोई लड़की आ रही है, तो वो मतलब उसका लिए हमें ये लगता है कि भविष्य में वो कहीं ना कहीं एक बड़े उसमें जाएगी। और भाव तो पड़ता ही है। हाँ, तो जब ये ऐसे लोग हमारा पहाड़ को अभी देखे होंगे तो कभी भी जब इनके हाथ में कोई सत्ता आती है या घूमने का आता है तो जरूर वहाँ भेजेंगे, और ऐसे कई बार हो भी चुका है। अच्छा। तो हमारे जितने भी चाहे पत्रकार बंधु आते हैं, कई डॉक्यूमेंट्री बनवा चुका हूँ मैं अपने क्षेत्र की जगह जगह, तो ये सारे इन लोगों को हम गाँव में ठहराते हैं। अच्छा। और गाँव का खाना, गाँव का भोजन वगैरह ये सब कुछ करवाते हैं। बल्कि जब मेरी इन मुहिमों को और बच्चों के इस कार्यक्रमों को पर्यटन विभाग पौड़ी ने, इन्होंने देखा तो वहाँ के पर्यटन अधिकारी मेरे पास आए थे कि आपका घर होम स्टे बनेगा। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा घर तो अब बन नहीं पाएगा, लेकिन हम 2-3 बार हम गोष्ठियाँ करवा चुके हैं जिसमें कई लोगों को इकट्ठा किया और सूचनाओं का आदान प्रदान, किस रूप में आगे बढ़ें, किस रूप में जो है पर्यटन को और अच्छा बनाएं। पर्यटन मंत्री के पास भी हमने कई प्रपोजल दिए थे। अभी एक प्रपोजल दिया था कि शायद उत्तराखंड में ये पहला होगा जो फार्मिंग टूर के रूप में हम डेवलप करना चाह रहे थे। भले ही मंत्री जी का अभी तक कोई उसमें जवाब नहीं आया, लेकिन हमारी एक जगह ऐसी थी, नदी के चारों तरफ बंजर था, तो उसमें हम फार्मिंग का कुछ ऐसा मॉडल बनाना चाह रहे हैं। अच्छा। कि हाँ, जो लोगों को देखने के लिए हो कि हाँ भाई वहाँ देखना है, ये चीज़ देखनी है वहाँ। तो इस तरह पर्यटन पे भी लगातार लगे हुए हैं, और पर्यटन को ही सोच करके हमने उत्तराखंड का जो पहला मेला ढोल दमाऊ सरैया है तो संस्कृति से जोड़ा है। हमारे यहाँ जब भी बाहर से कोई गेस्ट आता है तो फील गुड में ये कार्यक्रम होता है। अच्छा। तो बड़े प्रभावित होते हैं। क्या बात है। 20 लोगों की एक ऐसी टीम बनाई पुरुषों की जो थड़िया चौपला करती है। महिलाएं तो करती थी लेकिन पुरुषों की बनाई हमने, और जो सब बुजुर्ग लोग थे, 55 साल 60 साल से ऊपर के लोग हैं और 75 साल तक के लोग हैं, तो उनकी एक टीम बनाई जिनके कई जगह कार्यक्रम हुए। तो पर्यटन, संस्कृति, ये सब जोड़ के ताकि एक उम्मीदों का माहौल पहाड़ में बना रहे, इस पर लगातार जुटे हैं। तो ये सब करने के बावजूद देखो, ऐसा तो है नहीं कि सुधीर सुंदरियाल आए और फटफट ये भी हो गया, पेड़ भी लग गया, पर्यटन भी आ गए, चाल खाल बन गई, एजुकेशन के सेंटर चलने लगे, लाइब्रेरी चलने लगे। कोई कठिनाई तो आई होगी, कोई चुनौती, ऐसा कोई किस्सा है तो जरा खुल करके आप सुना दीजिए। मुझे ये लगता है कि जब हम अपने को हर जगह आगे करेंगे तो तब कठिनाइयाँ ज़्यादा आएंगी। मैं कह रहा हूँ ना, भलू लगत कई लोग हैं। उदाहरण के तौर पे आपके हाथ में ये किताब है। ये किताब विज्ञान और तकनीकी की मदद से कम लागत पर साग सब्जी उत्पादन की किताब है। दिमाग में आया था कि हम अपने ये ना, हाँ जी, ये बिल्कुल। हाँ, तो दिमाग में ये आया कि हम इस किताब को एक आम किसान तक कैसे पहुँचाएं। किसान जान रहा है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, तब ये किताब का दिमाग में कैसे मेरे मन में आया कि हमारा एक काश्तकार है ग्राम सेंदार में, बिरोंखाल ब्लॉक में सेंदार पड़ता है, वहाँ पे प्रमोद नाम है उसका। अच्छा। तो प्रमोद को एक परेशानी हुई, पॉली हाउस में उसने लौकी लगाई। अच्छा। और लौकी बेल बहुत अच्छी हुई। अच्छा। पॉली हाउस खूब भर गया। हाँ। उस पर खूब फूल लग रहे थे। हाँ। पर फूल सड़ जा रहा था। उस पर लौकी नहीं लग रही थी। वो आदमी, अच्छा, फल नहीं लगा, फूल लगा, पूरा लग रहे थे, बेल भी अच्छी हो गई, सब कुछ सही था, लेकिन लौकी सड़ जा रही थी, लौकी लग नहीं पा रही थी। वो परेशान, उसने फ़ोन किया कि सुधीर भाई ये सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा इसका इलाज है। अच्छा। मैंने कहा ये नंबर है, इन पे बात करो। मैंने डॉक्टर राजेंद्र खुकसाल जी का नंबर दिया। हाँ। जिन्होंने ये किताब लिखी। हाँ। मैंने कहा इनसे बात करो। उनसे बात की, उन्होंने कहा प्रमोद, पॉली हाउस में उसे परागण के लिए पूरा नहीं मिल रहा है, माहौल नहीं मिल रहा है परागण के लिए। अब बिना परागण के नहीं हो पाएगा। तो तुम ये करो, जब पॉली हाउस के अंदर तुमने बेल लगाई है ये, तो उसका स्वपरागण कराओ। अब फूल से पता चल जाता है कि कौन लौकी बनेगी और कौन मेल है, कौन फीमेल फूल है। तो उसने मेल फूल तोड़ के फीमेल पे टच करके ऐसे ही करता रहा। कुछ समय बाद फिर मैंने प्रमोद को फोन किया। मैंने कहा प्रमोद कितना हुआ? कह रहा था भाई जी अभी तक 2.25 क्विंटल लौकी में बेच चुका हूँ। वाह।
तो देखिए एक मतलब छोटी तकनीक है ना, छोटी सी तकनीक हाँ, से और कितना बड़ा चेंज आ गया। मन में था तब कि नहीं, ये सारी तकनीक जो है, हमारा जो आम काश्तकार है, गांव का काश्तकार है, हमारी जो महिलाएं हैं जो खेती बाड़ी से जुड़ी है, उनके हाथ में ये किताब जानी चाहिए। क्या बात, ये वाली तब ये सोच के तब ये सोच के ये किताब बनाई गई। बिल्कुल, इस किताब पे बात करेंगे। जिसमें कई तकनीक हमने ऐड की है, वो बताएंगे। तो नहीं, कुशाल जी को ही बुलाना पड़ेगा, एक दिन बात करेंगे। जी जी बिल्कुल है ना, बुलाइए जी। तो आप जब आप आए तो आप दोनों जनों के लिए, दोनों सपत्नीक गांव आए, तो लोगों ने बोला ना यार क्या दिल्ली का आदमी है, 2 दिन रहेगा भाग जाएगा। सबसे बड़ी चीज, एक चीज मुझे बोला होगा ना? बिल्कुल सबने बोला। अच्छा। बल्कि मुझे ये लगता है कि हमारा एक समाज ऐसा है, अब मुझे इस समय शायद तब कुछ गालियाँ भी देंगे कुछ लोग, जो असफलता का जश्न मनाता है, जो आपको ये कहेगा कि भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ना कर नहीं करने, हाँ नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे। और अगर 1% वहाँ पे कोई चूक हो गई, उस दिन उसके यहाँ सबसे बड़ी खुशी होगी। देखो मैंने कहा था, मैंने कहा था, है ना? वो उस असफलता का जश्न मनाएगा, उस पर मनन नहीं करेगा कि यार ये असफल क्यों सफल नहीं हुआ, हमारे होते हमारे पास अगर ये ज्ञान था, हमने क्यों ऐसा नहीं दिया। तो ये इस माहौल में चुनौतियाँ बहुत बड़ी होती। आया कोई व्यक्ति आपके पास, देख सुंदरलाल जी मैंने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा बहुत आए, ऐसा है कि उदाहरण के तौर पे जिस दिन मेरे पे एक बार जंगली सुअर ने अटैक कर दिया था। अच्छा, 3 महीने तक बेड में रहा। जिस दिन ये अटैक हुआ, जंगली सुअर ने, बाप रे, वो तो बहुत डेंजर, वो तो बहुत डेंजर है कि बच गया। हाँ, नया जीवन मिला आपको। नया जीवन मिला। तो उस दिन ही न जाने कितने फोन आए थे, कहा था ना मत जा कर, मत कर, छोड़ दो, अभी भी छोड़ दो इसे। उसके बाद 2-3 साल बाद फिर क्या हुआ कि मेरे खेत में गुलदार ने, हमारी एक कैगी थी, उसे गुलदार ने खत्म ही कर दिया। है ना। फिर बड़ा दबाव पड़ा कि देखो तुम ये फिर अब एक दिन तुम्हारी बारी आएगी। मैंने कहा बारी अब जो भी आएगी, मैंने कहा ना मानने का कहीं भी नहीं है। यहाँ हर रोज देहरादून का ही हम उदाहरण लें, एक्सीडेंट से सड़कें लाल हो रही हैं। अगर एक देहरादून का ही देखा जाए तो देहरादून का साल भर का जितना आंकड़ा सड़क एक्सीडेंट से मरने वालों को होगा, शायद मुझे लग रहा है 5 साल गुलदार का नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहाँ कोई भय नहीं हो रहा है। क्योंकि सबकी मेंटेलिटी है कि नहीं जी, चाहे जो भी है, कितना बड़ा रिस्क लेके सड़क पे चल रहे हैं, बिना हेलमेट के चल रहे हैं, तूफानी अंदाज में चल रहे हैं। यहाँ कोई भयभीत नहीं हो रहा है। यहाँ कोई नहीं कह रहा कि मैंने कह दिया था उस दिन देहरादून मत जाना, ये होगा। लेकिन वहाँ सब कह रहे थे। बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ी बात। लेकिन मैंने शुरू में कहा था दिमाग की दृढ़ता है ना। अच्छा, वो सुअर ने अटैक किया रात को? नहीं, वो ये था कि लगभग 10-11 बजे का टाइम था सुबह का। और हमारे मटर हो रखे थे खूब, मटर में पानी डालना था। अच्छा। तो मैं और मेरे साथ एक लड़का था, तो उसे मैंने कहा नीचे जाके तुम मशीन स्टार्ट करो, हमारे पास जो भी काम कर रहे हैं सब टेक्निकल है, सारी मशीनों से कर रहे हैं। तो मैंने कहा तुम मशीन स्टार्ट करो, मैं पानी डाल देता हूँ। तो मेरे हाथ में एक डंडा था और एक पानी की बोतल थी, मैंने वो साइड में रखी और एक छोटी सी लोहे की फावड़ी पकड़ के और पूल बनाने लगा था। अच्छा। पानी के लिए वो बिजली की मतलब गोली की तरह, पता नहीं कहाँ पे था वो, मुझे नहीं दिखा, बहुत तेजी से आया। वो भी आया, मैंने जोर से उस पे मारी, फावड़ी एकदम ऐसे टेढ़ी हो गई। तो पर अच्छा उस दिन ये था कि मैंने रबड़ का बूट पहना हुआ था घुटने तक का, है ना। अच्छा। तो उसका दांत जो था ऐसे रगड़, उस पे जो रबड़ का बूट था उस पे हुआ, उसका घाव नहीं हुआ एकदम से ना। अच्छा। लेकिन टांग पे फिर बड़ी मुश्किल से घर आया। 3 महीने तक मैं बेड पे ही रहा। वो तो बहुत खतरनाक होता है। बहुत खतरनाक। पर खुशकिस्मती ये रही कि जब मैं ऐसे ही लेटा रहा और उसे देखता रहा, वो आराम से सीधे चला गया। शायद उस पर भी चोट लगी थी, वो सीधे चला गया, वो मुड़ा नहीं। अगर मुड़ता फिर मेरे पास बचाव का कोई हाँ, उसका कुछ लगा होगा चोट चाट ने, तो मुड़ता तो नहीं है वैसे। बताते हैं कि चोट लगी, जंगली सुअर मुड़ के चला गया। पर ऐसे बताते हैं कि जंगली सुअर की एक ही चोट से आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो कुछ भाग्य थे, मतलब ताकतवर होता है। और मुझे ये लगा, मेरा अनुभव ये है कि जंगली सुअर अगर ग्रुप में बहुत ज़्यादा है तो डर जाते हैं। थोड़ा जब आदमी ओला करेगा उनके सामने जाए भाग जाता है। लेकिन जहाँ पे ये अकेला ओला हो जाता है ना, ये खतरनाक हो जाता है। ये पता नहीं क्यों अकेला होता है, कुछ मतलब अब जानने वाले वन्य जीव शास्त्री जो है बता पाएंगे क्यों अकेला होता है और वो अकेला खतरनाक हो जाता है। तो ऐसे हमारे इधर कई किस्से हुए जब अकेले सुअर ने किसी पे अटैक। हाँ। बाकी गुलदार ने किस तरह से किया था?
गुलदार ने भी ये किया था कि मौसम 10 अगस्त की बात है, 10 जून की 2021 की, मौसम खतरनाक हो रखा था, रात को खूब बारिश हुई थी, तो हम लोग जो है हमने खेतीबाड़ी का काम उस दिन बंद कर दिया था। तो हमारे कोई गेस्ट आ रखे थे तो मैं उन्हें घुमाने ले गया था। तो जैसे ही हम नौगों खाल में पहुँचे तो वहाँ तब तक एक फ़ोन आया कि भाई उनके साथ ये घटना घट गई है। मैं तो एकदम से चौंक गया, मुझे कोई पता एकदम, मतलब मैंने कहा ये कैसे हो गया, जबकि वो उस क्षेत्र की सबसे मजबूत महिला थी, लेट दबंग जिसे कह सकते हैं, वो थी। तो ये घटना घटी तो मैंने एसडीएम को फ़ोन किया कि भाई ऐसा मेरे परिवार में हो गया है, और जिन को बताना जो भी ये बाकी आप संभालो। तो उन्होंने कहा सुंदरलाल जी आप जितनी जल्दी हो सके घर पे जाओ और बाकी मैं देखता हूँ। तो उन्होंने सब हर जगह फ़ोन करके और सब कुछ हो गया था। तो घर जैसे आधे रास्ते में ही पहुँचा था तो पता चल गया था कि वो जिंदा नहीं है। अच्छा, लेकिन वो भी देखिए कभी क्या होता है, उत्तराखंड की वो भी पहली घटना है जब इतना सब कुछ दबाव बनाया गया कि उसी दिन उस गुलदार को नरभक्षी घोषित किया गया। और सुबह 10 बजे की ये घटना थी, 10-10:15 बजे के आसपास की, और रात 8 बजे वो गुलदार मारा गया। और ऐसे ही सुअर के साथ भी हुआ। कुछ नेपाली थे जिनको हमने कहा कि भाई यहाँ पे ये गुलदार चला गया है, वो सुअर चला गया है, वो भागे, उन्होंने पत्थर से और एक वो झटकटी होती है लोहे की, काफ़ी मजबूत थी, उससे वो ख़त्म कर दिया। तो दोनों ख़त्म भी हो गए थे उसी दिन। हाँ, लेकिन पर यह है कि बहुत बड़ी सबसे सतर्कता ज़्यादा की, सतर्क रहना बहुत आज एक लड़ाई गुलदार की हम लड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने सुना सुधीर सुंदरयाल जी को, और मैंने कहा था ना कि जिन्होंने पूरा इंटीग्रेटेड विकास का मॉडल डेवलप किया है कि आप फलदार पेड़ भी उगाएंगे, आप कैश क्रॉप भी उगाएंगे, और उसके साथ आप एजुकेशन का मॉडल भी एक स्थापित करेंगे। दुनिया के जाने माने लोगों से उन बच्चों को अट्रैक्शन करवाएंगे जो आपके फील गुड चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं और उनको आप शिक्षा के लिए दिशा निर्देश करते हैं। ऐसे ही किसी खास मेहमान को लेकर के दोबारा आपसे मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी।